हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 85 है वो होने वाला है कॉलिन एरियर एंड कॉलिन एडवांस के एक हाइब्रिड क्वेश्चन के ऊपर। यानी आज की क्लास में हम देखेंगे बेटा कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर को इशू करती है और इशू करने के दौरान कंपनी को कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस दोनों सिचुएशन का अगर बोलते हैं ना कि सामना करना पड़ता है, यानी दोनों सिचुएशन अगर क्वेश्चंस में अराइज हो जाती हैं, तो ऐसे में फिर हम उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। यानी आज की क्लास में हमारे पास कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस दोनों एक साथ क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो हम जनरल एंट्री कैसे पास कर सकते हैं, बैलेंस शीट में इसे कैसे शो कर सकते हैं, वो हमें बेटा आज की क्लास में लर्न एंड अंडरस्टैंड करना है। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करता हूँ बेटा मैं अपना आज का लेक्चर। ना एवरीवन बेटे, स्क्रीन पे आपको अपना क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा, जो कि इस तरीके से है कि इन्फोसिस लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड शेयर विच इज 10,500 शेयर। इन्फोसिस लिमिटेड को बेटा जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट दी गई है शेयर इशू करने की, वो दी गई है 10,500 शेयर। और इनका हर एक शेयर ओरिजिनली कितने रुपए का है, 10 रुपए का, यानी फेस वैल्यू 10 रुपए का है। बट कंपनी विल डिसाइड कि हम अपने जो शेयर इशू करेंगे वो करेंगे एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, यानी 10% महंगे पे करेंगे। अब 10% महंगे पे ही क्यों शेयर इशू कर रहे हैं? क्योंकि इनके मार्केट में रेपुटेशन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, तो ये अपने शेयर को सिर्फ 10 रुपए का नहीं, 10 रुपए से ऊपर जाकर यानी प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। अगर हम 10% को बेटा कैलकुलेट करें तो ये 10% किस पे लगता है, फेस वैल्यू पे। अगर आपकी हर एक शेयर की ओरिजिनल प्राइस यानी फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो 10 रुपए का 10% कितना होता है मेरे बच्चे, 1 रुपए। यानी कंपनी यहाँ पर 1 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है, जिसको हम यहाँ पर प्रीमियम बोलते हैं। यानी कंपनी यहाँ पर पब्लिक को जो शेयर इशू करेगी वो तो करेगी 10 रुपए का, क्योंकि शेयर का ओरिजिनल प्राइस 10 रुपए है। पर जब पब्लिक से पैसा मांगा जाएगा ना, पब्लिक जब पैसा भेजेगी तो वो 10 नहीं 11 रुपए भेजेगी, क्योंकि कंपनी यहाँ पर 1 रुपए अपनी रेपुटेशन परफॉर्मेंस का भी ले रही है, जिसको हम यहाँ पर प्रीमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीमियम। आई होप सो कि समझ में आ गया होगा बेटा। कंपनी डिसाइडेड टू इशू 9,500 शेयर। वैसे मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट शेयर इशू करने की जो कंपनी के पास है वो 10,500 शेयर की है, पर कंपनी सिर्फ कितने शेयर इशू कर रही है, इसमें से 9,500 शेयर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हम कॉल मनी इन शेयर पे कुछ इस तरीके से मांगेंगे, यानी जो फेस वैल्यू है 10 रुपए, उसको इस तरीके से कॉल किया जाएगा कि एप्लीकेशन में मांगेंगे 4 रुपए। एप्लीकेशन में कितने मांगेंगे, 4 रुपए। अलॉटमेंट में कितने मांगेंगे, 5। पर इस 5 रुपए के अंदर इंक्लूडिंग है प्रीमियम। अब बताओ प्रीमियम कितने रुपए का था, 1 रुपए का। तो अगर 1 रुपए का प्रीमियम है इस 5 रुपए के अंदर, तो शेयर का कितना है, शेयर का है 4 रुपए, प्रीमियम का है 1 रुपए। क्या आपको बात समझ में आ गई? हाँ। तो ये ना बाइफिक्रेट इसलिए करना जरूरी है जिससे कि आप बिल्कुल क्लियर रहो कि अलॉटमेंट में शेयर का प्राइस 4 रुपए है और 1 रुपए एडिशनल यहाँ पर मांगा जा रहा है रेपुटेशन यानी प्रीमियम का। तो अभी तक आप एप्लीकेशन में शेयर का कितना रुपए मांग चुके हो, 4। और अलॉटमेंट में शेयर का कितने रुपए मांग चुके हो, 4। शेयर का 1 रुपए वो प्रीमियम रेपुटेशन का है, तो शेयर का कितना मांग चुके हो, 4। तो टोटल कितना मांग चुके हो अभी तक शेयर का एप्लीकेशन अलॉटमेंट में, सर 8 रुपए। और शेयर का टोटल ओरिजिनल वैल्यू फेस वैल्यू कितना है, 10। तो अगर आप 10 में से 8 मांग चुके हो, तो फर्स्ट कॉल में कितना आएगा, ऑटोमेटिक 2 ही तो आएगा, 2 रुपए ही तो बचे। तो यहाँ लिखा है बैलेंस, पर ये बैलेंस हम खुद भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फर्स्ट कॉल 2 रुपए की आ गई। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। पब्लिक ने सब्सक्राइब कितने शेयर करे हैं बेटा, 9,000 शेयर। अब एक बार बताओ, कंपनी ने इशू कितने शेयर करे थे, 9,500 शेयर। पर इन रिस्पॉन्स पब्लिक ने सब्सक्राइब ही कितने करे, ओनली 9,000 शेयर। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया ना, यानी कम शेयर सब्सक्राइब करे जनता ने। तो अब जो भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी ना, वो सब किससे पास करी जाएगी, 9,000 शेयर से पास करी जाएगी। फिर कह रहे हैं ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा का सारा पैसा आपको मिला है, एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर को छोड़ के, जो कि है रजनीकांत, हु होल्ड 200 शेयर्स, डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। यानी एक शेयर होल्डर था रजनीकांत, जिसके पास कंपनी के 200 शेयर थे और इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। इट मीन्स इसने क्या कर दिया, कॉल इन एरियर। और बेटा कॉल इन एरियर में मैंने आपको एक टिप भी दी थी, एक मैंने पॉइंट भी आपके साथ यहाँ डिस्कस किया था कि कभी भी एप्लीकेशन में कॉल इन एरियर नहीं हो सकता, बिकॉज ये पहली कॉल होती है। यहाँ पर कंपनी को खुद पता नहीं होता कि हमारे यहाँ पैसा कौन लगाएगा, तो जो पैसा लगाता है वो कंपनी का ओनर बनता है, और जो नहीं लगाता कंपनी को उससे मतलब नहीं होता। तो एप्लीकेशन में कभी कॉल इन एरियर नहीं हो सकता। बट हाँ, उसके बाद जब एक बार एप्लीकेशन का पैसा
पब्लिक दे देती है तो फिर कंपनी को पता होता है कि हमें किन किन से पैसा मांगना है। तो लेटर ऑन आगे क्या पता पब्लिक में से कोई इंडिविजुअल पैसे देने में से मना कर दे, कोई शेयर होल्डर पैसे देने से मना कर दे, तो तब मे बी कॉल इन एरियर हो सकता है। जैसे यहाँ अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में क्या हुआ है, कॉल इन एरियर। फिर कहा है एक अनदर शेयर होल्डर है कुमारी। कुमारी नाम की एक शेयर होल्डर है बेटा, जिसके पास कंपनी के 100 शेयर है। कितने शेयर है, कंपनी के 100 शेयर। और इन्होंने पेड कर दिया एंटायर मनी इन अलॉटमेंट। एंटायर मनी इन अलॉटमेंट यानी कंपनी ने जब कुमारी से अलॉटमेंट का पैसा मांगा तो कुमारी ने अलॉटमेंट का तो पैसा दिया ही दिया, पर फर्स्ट कॉल का भी पैसा कहाँ दे दिया, अलॉटमेंट में। एंटायर, अब एंटायर का मतलब है बाकी बचा कुचा जितना भी है वो सारा पैसा कुमारी ने दे दिया। तो अलॉटमेंट में सारा पैसा दे दिया मतलब फर्स्ट कॉल का भी दे दिया। तो यहाँ पर ना फर्स्ट कॉल का पैसा कुमारी ने अलॉटमेंट में ही दे दिया है, यानी यहाँ पर कुमारी जी ने क्या कर दिया है, कॉल इन एडवांस। तो यहाँ पर रजनीकांत ने कॉल इन एरर किया है, कुमारी ने कॉल इन एडवांस किया है। तो यहाँ पर ना हमें दोनों का ट्रीटमेंट करना है, इसलिए हमारा एक हाइब्रिड क्वेश्चन बन गया। क्या बन गया, हाइब्रिड क्वेश्चन, जहां पर कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस दोनों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन की डिमांड है कि आप जर्नल एंट्री पास करिए, ओके कर देंगे। कॉल इन एरियर अकाउंट आपको बनाना है, कॉल इन एडवांस अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट। देखो जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट तो हम बना ही रहे थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें कॉल इन एरियर अकाउंट भी बनाना है, कॉल इन एडवांस भी और बैंक अकाउंट भी बनाना है। जनरली बेटा ये जो पूरी हमारी यूनिट है कंपनी की, जहाँ पर हम शेयर डिबेंचर के बारे में पढ़ेंगे और हमारा इशू ऑफ शेयर का चैप्टर चल रहा है, इसके बाद हम इशू ऑफ डिबेंचर भी पढ़ेंगे। तो ये जो हमारे दो चैप्टर्स हैं बेटा कंपनीज के अंदर, है ना, इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिबेंचर्स, इनके अंदर जनरली हमें कोई अकाउंट बनाने नहीं होते, बट फिर भी बेटा कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स में ना, कभी कभी बोलते हैं ना कि रेयर टू द रेयर होता है, बट कभी ना कभी ये ऐसा देखने को मिला है कि हर 3 साल 4 साल के बोलते हैं ना कि गैप में ये एक क्वेश्चन ऐसा डालते हैं जो कॉल इन एरर कॉल इन एडवांस से रिलेट होता है, और ये एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स तक का पूछ लिया जाता है, स्पेसिफिकली ऐसा ही क्वेश्चन आता है। और ये बोलते हैं कि कॉल इन एरर अकाउंट बना के दिखाओ, कॉल इन एडवांस अकाउंट बनाकर दिखाओ, या बैंक अकाउंट बनाकर दिखाओ। तो आपको ना इसलिए बोलते हैं ना फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी, कि अगर ये पेपर में गलती से भी आता है तो आप कॉल इन एरर अकाउंट, कॉल इन एडवांस अकाउंट और बैंक अकाउंट बना पाओ, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसके प्रिपरेशन करें अच्छे से, इसको घर में बार बार क्या करना है बेटा, रिविजन। ठीक है, वैसा ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, तो उसकी प्रैक्टिस करना, तो आपका कंसेप्ट और ज्यादा इसमें स्ट्रांग हो जाएगा। तो देखो हम यहाँ पर सबसे पहले एंट्री पास करेंगे, जनरल पास करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमने फॉर्मेट ड्रॉ करा पहले, सबसे पहले जनरल का, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉल्यू, डेबिट एंड क्रेडिट। आपको पता है हम सबसे पहले किसकी एंट्री पास करेंगे, एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन कितने रुपए की है बेटा, 4 रुपए की है। और आपको पता है एप्लीकेशन में दो एंट्री पास होती हैं, पहले होती है रिसीव की, फिर होती है ड्यू की। रिसीव की एंट्री क्या होती है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, बताइए रिसीव में कंपनी के पास पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। और मैं आपको बता दूं एप्लीकेशन की एंट्री कैसे पास करते हैं, अलॉटमेंट की कैसे पास करते हैं, फर्स्ट कॉल की, ये सब मैं बता चुका हूँ बेटा अपने प्रायर लेक्चर में। मैंने शेयर चैप्टर के अंदर, मेरा शेयर चैप्टर चल रहा है बेटा, इशू ऑफ शेयर, इसमें ऑलरेडी बेटा मैं आपको 4-5 लेक्चर कंपनी के दे चुका हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एप्लीकेशन की एंट्री कैसे पास करते हैं, अलॉटमेंट की कैसे करते हैं, फर्स्ट कॉल की कैसे करते हैं, है ना। तो आई होप सो कि वो आपको बहुत अच्छे से आती है। और अगर कोई बच्चा मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो मैं आपको बोलते हैं ना रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि आप मेरे प्रायर लेक्चर्स को पढ़कर आओ, प्लेलिस्ट खोलो मेरी, ठीक है, सेशन 2024-25, और वहाँ पर जाकर ना आप बोलते हैं कि मेरे इस बोलते हैं ना कि प्लेलिस्ट को पढ़ो, ठीक है, कंपनी के जो भी लेक्चर्स हैं उनको पढ़ो, और तब यहाँ पर आओ, तब आपको देखो कितना बोलते हैं ना स्मूथ लगेगा। ठीक है, तो याद रखो एप्लीकेशन की जो पहली एंट्री होगी वो किसकी होगी, रिसीव की, जो कि है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बताइए जनता ने कितने शेयर सब्सक्राइब करे थे, 9000 शेयर। तो 9000 शेयर पे जनता ने कितने रुपए भेजे, 4 रुपए। तो 9 4 जा 36, तो एप्लीकेशन का पैसा आया 36। अब बैंक अकाउंट में भी डेबिट हो गए कितने, 36। फिर इसके बाद कंपनी क्या करती है, ये जो एप्लीकेशन का पैसा रिसीव्ड हुआ कंपनी को, जो कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है, इसलिए कंपनी इसे रिसीव में क्रेडिट कर रही होती है। तो कंपनी नेक्स्ट एंट्री में जब ड्यू करती है, ड्यू का मतलब है कि ओनरशिप देना, यानी कंपनी यहाँ पर मानती है कि हमने इन्हीं लोगों से जिन्होंने पैसा भेजा है रिसीव में, उन्हीं से हमने पैसा मांगा था, तो यहाँ पर कंपनी उन्हें ओनरशिप देती है। तो जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा बेटा हमने पहले क्रेडिट किया था, अब हम उसको डेबिट करते हैं।
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन नाम की लाइबिलिटी को हम खत्म करते हैं, डेबिट करते हैं सेम 36,000 रुपीज से। और यहाँ पर बेटा हम देते हैं ओनरशिप। तो जब ओनरशिप देंगे तो कंपनी को फिर अपना बोलते हैं ना कैपिटल इंक्रीज करना पड़ेगा, और यहाँ पर कैपिटल का नाम होता है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ टू इक्विटी शेयर कैपिटल करके हमने कैपिटल को इंक्रीज कर दिया। तो एक लायबिलिटी तो खत्म हो गई, पर नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई जो कि है कैपिटल के नाम की, क्योंकि अल्टीमेटली जनता आपको पैसा दे रही है शेयर के ऊपर, तो आपको उन्हें ओनर बनाना है अपनी कंपनी में, तो हमने उन्हें ओनरशिप दे दी। अब देखो ओनरशिप जब हम देते हैं ना, तो मैंने आपको प्रो टिप दी है कि कोई भी एंट्री हो बेटा वो ड्यू की, चाहे वो एप्लीकेशन, चाहे अलॉटमेंट, चाहे फर्स्ट कॉल, आप ड्यू में इक्विटी शेयर कैपिटल को हमेशा सॉल्व करेंगे। ये आपकी बोलते हैं ना हैबिट में होना चाहिए, ठीक है। तो 9,000 इंटू 4, देखो ओनरशिप इस बात से डिपेंड करी जाती है कि कंपनी ने शेयर कितने इशू करे। अब देखो शेयर कितने इशू करे थे कंपनी ने 9,500, पर जनता ने सब्सक्राइब कितने करे 9,000। तो कंपनी ओनरशिप भी कितने से देगी, जितने से जनता ने शेयर सब्सक्राइब करे, यानी 9,000 शेयर से। और एप्लीकेशन का फेस वैल्यू कितना है, 4 रुपए। तो 9,000 इंटू 4, तो 36,000 से सेम हमने उन्हें ओनरशिप भी दे दी। तो ये हमारी एंट्री होगी एप्लीकेशन की। यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल एंट्री होगी। नेक्स्ट एंट्री हमारी किसकी है बेटा, अलॉटमेंट की। किसकी एंट्री है, अलॉटमेंट की। पर आपको मैं बता दूं, अलॉटमेंट वैसे हमारी 5 रुपए की है, पर इसमें 1 रुपए का क्या है, प्रीमियम। हमने निकाला था ना प्रीमियम, अभी 1 रुपए का प्रीमियम है। तो मैं यहाँ पर जब अलॉटमेंट राइट डाउन करूंगा तो मैं कहूंगा कि अलॉटमेंट है मेरी 4+1, हैव अ 5 ही, पर वी कैन से ऑल्सो 4+1, बिकॉज हमारे दिमाग को बिल्कुल क्लियर रहता है कि 4 रुपए शेयर का है और 1 रुपए प्रीमियम का है, ठीक है। तो कंपनी अब कहती है कि ठीक है चलो एप्लीकेशन में पहले रिसीव और ड्यू, क्योंकि एप्लीकेशन में हमें पता नहीं था कि कौन हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड रहेगा एज अ ओनर बनने के लिए। तो कंपनी यहाँ वेट करती है, पहले रिसीव की एंट्री मारती है और फिर ड्यू की एंट्री मारती है कि एक बार पैसा आ जाने दो, रिसीव हो जाने दो, फिर ओनरशिप देंगे। बट अब कंपनी ना यहाँ पे क्या करती है, कंपनी को पता है अलॉटमेंट में कि मुझे अब किन से पैसा मांगना है, तो यहाँ पर कंपनी डायरेक्ट कॉल करती है, पैसा बोलती है कि शेयर होल्डर्स अलॉटमेंट का पैसा भेजो। कंपनी को पता है किन से मांगना है, इसलिए कंपनी सीधा शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करती है, अपना एसेट दिखाती है और बोलती है कि बदले में मैं आपको हैंड टू हैंड क्या दे रही हूँ, ओनरशिप दे रही हूँ। अब ओनरशिप दे रहे हैं तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और कंपनी ने कहा यहाँ पर हम 1 रुपए आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, अलॉटमेंट में 1 रुपए अपनी रेपुटेशन का भी चार्ज कर रहे हैं, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर कैपिटल मैं बार बार कह रहा हूँ इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि कंपनी ओनरशिप दे रही है, तो कंपनी की लायबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि ओनर्स इंक्रीज हो रहे हैं बिजनेस के अंदर, तो कैपिटल भी इंक्रीज होगी, तो लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी। बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि ये इनकम है, ठीक है ना। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को हम सॉल्व करेंगे ड्यू में। तो जनता ने कितने शेयर सब्सक्राइब करे, 9,000, और शेयर प्राइस कितने का है, क्योंकि ओनरशिप जो दी जाती है शेयर की वो शेयर प्राइस से दी जाती है। तो अलॉटमेंट 4 रुपए का है ना, शेयर प्राइस तो 4 रुपए का अलॉटमेंट में, तो 9,000 इंटू 4, 36,000। पर कंपनी यहाँ पे 1 रुपए ज्यादा मांग रही है, 9,000 शेयर पे 1 रुपए ज्यादा मांग रही है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है। तो 9,000 रुपए हमने क्रेडिट करा सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से, क्योंकि ये हमारी इनकम है, और अकाउंट्स में बेटा हम सारी इनकम्स को क्रेडिट कर रहे होते हैं। तो एक बार बताओ, कंपनी जनता को कह रही है, अपने शेयर होल्डर्स को कह रही है कि 36,000 तो हम ओनरशिप के मांग रहे हैं, जो ओनरशिप हम आपको दे रहे हैं, और 9,000 रुपीज हम अपनी रेपुटेशन यानी प्रीमियम का मांग रहे हैं। तो टोटल कितना मांग रहे हैं हम, टोटल मांग रहे हैं 45,000। तो जनता ना अलॉटमेंट में कितना भेजेगी, 45, इसलिए शेयर अलॉटमेंट कंपनी के लिए एसेट हो गया और कंपनी ने इसको डेबिट कर दिया। अब जब बेटा रिसीव की एंट्री होगी तो कंपनी को ना इसी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। तो जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हमने पहले डेबिट किया था ना, वो अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो देखो 45,000 से क्रेडिट किया। अब टेक्निकली बैंक अकाउंट, क्योंकि रिसीव की एंट्री है तो एंट्री होनी चाहिए थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, हमारे बैंक में भी 45 आने चाहिए थे, पर नहीं आए। क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट में दो सिनारियो हो गए। एक तो बेटा यहाँ पर रजनीकांत ने क्या कर दिया, कॉल इन एरियर कर दिया। क्या कर दिया, कॉल इन एरियर। अब कॉल इन एरियर कर दिया तो कंपनी के लिए कॉल इन एरियर क्या होता है, एसेट होता है। अगर रजनीकांत ने अलॉटमेंट में पैसा नहीं भेजा तो कोई बात नहीं, फर्स्ट कॉल में भेज देगा। इसलिए कंपनी बोलते हैं ना कि कॉल इन एरियर को अपना एसेट मानती है। और अगर फर्स्ट कॉल में भी नहीं देगा ना, तो बेटा उसके बाद हम 14 डेज पीरियड यानी एक पीरियड नोटिस पीरियड होता है, वहां पर हम अपने शेयर होल्डर को नोटिस देते हैं कि आप कृपया करके पैसा भेज दो। और फिर भी नहीं देता तो बेटा फिर हम उसके शेयर कैंसिल कर देते हैं,
और फिर किसी और को रीइशू भी कर देते हैं, यानी इसको बोला जाता है शेयर फॉरफिटेड एंड रीइशू ऑफ शेयर। ये कंसेप्ट भी आपके पास क्लास 12th में है बेटा, बट हम इसको कुछ समय बाद पढ़ेंगे। अभी हमारा सारा का सारा कंसेप्ट कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस पे ही है। तो जो कॉल इन एरियर करा है बेटा यहाँ पे रजनीकांत ने, ये कंपनी के लिए एसेट हो गया, एंड ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। तो कंपनी ने कहा रजनीकांत के पास कितने शेयर्स थे, बताओ कितने शेयर्स थे रजनीकांत के पास, 200 शेयर्स। और 200 शेयर्स पे रजनीकांत ने अलॉटमेंट का कितने रुपए नहीं भेजा, तो देखो 4 रुपए शेयर का नहीं भेजा, 1 रुपए प्रीमियम का नहीं भेजा, टोटल कितने नहीं भेजे, 5। तो 200 इंटू 5 अगर आप करोगे तो 1000 रुपीज का कॉल इन रहता है, जो टेक्निकली कंपनी के लिए क्या हो गया, एसेट। कि अभी नहीं आया कोई बात नहीं, आगे तो आ ही जाएगा। और यहीं पर ही कुमारी जी ने भी क्या कर दिया था, कॉल इन एडवांस। अगर आपको याद हो, कुमारी हु होल्ड 100 शेयर पेड एंटायर मनी इन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट में कुमारी जी ने फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया। तो फर्स्ट कॉल बताओ कितने रुपए की थी, फर्स्ट कॉल हमारी 2 रुपए की निकल कर आई थी, तो फर्स्ट कॉल हमारी 2 रुपए की है। अब जो कॉल इन एडवांस होता है ना बेटा, वो कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है। क्या होता है वो कंपनी के लिए, लायबिलिटी। क्यों, अभी वो फर्स्ट कॉल आई भी नहीं, अभी तो अलॉटमेंट चल रही है, पर कुमारी ने फर्स्ट कॉल का पैसा कहाँ दे दिया, अलॉटमेंट में दे दिया। तो कंपनी को ये पैसा मिलना नहीं चाहिए था, पर कंपनी को ये पैसा मिल गया, तो कंपनी अभी इसको अपनी क्या ट्रीट करेगी, मीनवाइल लायबिलिटी। तो कॉल इन एडवांस को हम लायबिलिटी मानकर क्या कर देते हैं बेटा, क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, बोलो बात समझ में आई। तो कॉल इन एडवांस को हमने क्रेडिट किया। बताइए कुमारी के पास कितने शेयर्स थे, 100 शेयर्स, और कुमारी ने एडवांस जो भेजा है वो किसका भेजा है, फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है, 2। 100 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 200। तो देखा जाए तो हमारे पास तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा आना चाहिए था कितना, 45, और वो आ भी रहा है। इसलिए जिस इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को हमने पहले एसेट दिखाया, डेबिट दिखाया, अब हम उसे क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि हमारा एसेट डाउन हो रहा है, हमें इसका पैसा मिल रहा है। पर इसके साथ साथ ना हमें किसका पैसा मिल रहा है, कॉल इन एडवांस का भी कुमारी से, क्योंकि कुमारी ने फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया। तो 200 रुपए हमें कॉल इन एडवांस के मिल रहे हैं। तो टोटल कितने मिल रहे हैं, 45,200। पर इसमें 1000 रुपए जो है वो रजनीकांत ने क्या कर दिए, कॉल इन एरियर मतलब दिए नहीं। तो अगर 45,200 में से 1000 रुपीज का अगर हम कॉल इन एरियर लेस कर दें, तो बताइए बैंक अकाउंट में कितने रुपए आए होंगे, 44,200 रुपीज। 44,200 रुपीज। क्या आपको बात समझ में आई। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है, 45,200 क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट में है 1000। 45,200 में से 1000 लेस करते हो तो आता है 44,200। बोलो क्या बात समझ में आ गई। हाँ, अब कई बच्चे कहते हैं, ये इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ, कि सर कॉल इन एरियर और ये जो कॉल इन एडवांस हुआ ना, ये आपने रिसीव में क्यों करा, ड्यू में क्यों नहीं किया। ड्यू में भी तो कर सकते थे, ड्यू में क्यों नहीं करा। यही आइटम्स आप उठाकर यहाँ पे लिख दो, बात तो वही रहेगी। देखो बात ऐसी है बेटा, कि अगर कोई भी पर्सन कॉल इन एरियर करता है या कॉल इन एडवांस करता है, तो कंपनी को ना ड्यू के टाइम पे, जब कंपनी पैसा मांग रही होती है ना अलॉटमेंट का और ओनरशिप दे रही होती है, कंपनी को उस टाइम पता नहीं होता कि कौन कॉल इन एरियर करेगा, कौन कॉल इन एडवांस करेगा। प्रैक्टिकली वो कब पता चलता है, रिसीव के टाइम भी पता चलता है। इसलिए कोई कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस इनकर्ड होता है कहाँ पर, रिसीव्ड में। बोलो बात समझ में आ गई। हाँ, पर जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, वो रिसीव में नहीं दिखाते हम। सिक्योरिटी प्रीमियम हम बस रिसीव के टाइम पे रिसीव कर रहे होते हैं, पर सिक्योरिटी प्रीमियम को जो शो किया जाता है ना बेटा, वो हमेशा ड्यू में किया जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी खुद मांग रही होती है। कंपनी कहती है आपको एक्स्ट्रा पैसा भेजना है, तो कंपनी को पहले ही बताना पड़ता है कि भाई हम आपसे एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर रहे हैं। इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम तो ड्यू में ही आता है, ड्यू में ही शो होता है। पर कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस ड्यू में शो नहीं होता, ये रिसीव में शो होता है, क्योंकि कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस कंपनी को पहले से पता नहीं होता है कि कौन एडवांस भेजेगा और कौन पैसा देने से मना करेगा। क्या आपको बात समझ में आ गई। द आंसर इज यस। ठीक है, चलो अब देखो ये एंट्री हमारी हो गई। अब आते हैं हम फर्स्ट कॉल में। फर्स्ट कॉल हमारी बताओ कितने रुपए की थी बेटा, फर्स्ट कॉल में बैलेंस आ रहा था हमारा 2 रुपए, है ना। 4 रुपए हमने एप्लीकेशन में मांगे शेयर के, अलॉटमेंट में शेयर के कितने मांग रहे थे बेटा, 4। 1 रुपए तो प्रीमियम का था, इसलिए 5 रुपए हो रहा था, पर शेयर का कितना था इसमें, 4। तो 4 और 4 कितने हो गए, 4 और 4 कितने हो गए, 8। 10 में से अगर हम 8 लेस करते हैं तो फर्स्ट कॉल कितने की आती है, 2 की। तो फर्स्ट कॉल हमारे पास 2 रुपए की है बेटा। और यहाँ पर भी अब हम सेम पहले ड्यू की एंट्री पास करेंगे, क्योंकि कंपनी को पता है पैसे किससे मांग रहे हैं, किन शेयर होल्डर से मांग रहे हैं। तो यहाँ पर पहले ड्यू की एंट्री होगी। ड्यू में कंपनी कहेगी कि फर्स्ट कॉल का पैसा भेजो, तो फर्स्ट कॉल कंपनी के लिए हो गया एसेट, एंड ऑल एसेट्स आर डेबिट। और कंपनी यहाँ हैंड टू हैंड बेटा क्या देगी, ओनरशिप। क्या देगी, ओनरशिप। और जब ओनरशिप देगी तो कंपनी के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी भी। तो इसको लिख देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैंने यहाँ पे इक्विटी नहीं लिखा है, पर कोई बात नहीं, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है,
अच्छा, ओनरशिप इस बात से डिपेंड की जाती है कि कंपनी के पास कितने शेयर इशू करे थे, कंपनी ने कितने शेयर इशू करे थे। अब देखो इशू तो कंपनी ने 9,500 शेयर करे थे, पर जनता ने सब्सक्राइब कितने करे, 9,000। तो एंट्री 9,000 से ही होगी। तो 9,000 शेयर से ओनरशिप देंगे। और बताओ फर्स्ट कॉल का फेस वैल्यू कितना है, 2 रुपए। तो 9 2 जा 18। तो 18,000 से देखो हमने ओनरशिप दी, ठीक है, 18,000 से हमने ओनरशिप दी। और 18,000 ही रुपए हमारे पास फर्स्ट कॉल में भी आएंगे, ठीक है ना। तो एक तरफ ये एसेट है 18,000 से फर्स्ट कॉल के नाम से, और दूसरी तरफ ये हमारी लाइबिलिटी है ड्यू में, क्योंकि हमने यहाँ पर ओनरशिप भी दी है। पब्लिक को हमने यहाँ पर ओनर यानी शेयर होल्डर भी बनाया है। ठीक है, बोलो कि आपको बात समझ में आ गई। हाँ, अब यही इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल जो डेबिट था वो क्रेडिट हो जाएगा। पर बेटा यहाँ पे ना थोड़ा सा आप सही कर देना कि इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल जो पहले एसेट था, डेबिट था, अब अगर आप उससे क्रेडिट करेंगे तो ये क्रेडिट कितने से होगा, 18,000 से, क्योंकि ये पैसा अब आपको मिलने वाला है। बट यहाँ पर वंस अगेन कॉल इन एरियर हो गया, क्योंकि रजनीकांत ने फर्स्ट कॉल में भी कॉल इन एरियर किया। और कॉल इन एरियर कंपनी के लिए क्या होता है बेटा, एसेट। कंपनी कह रही है ठीक है चलो फर्स्ट कॉल में भी नहीं दिया, कोई बात नहीं, अभी नोटिस पीरियड देंगे, वहां दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉल इन एरियर को हम क्या दिखा देते हैं, अपना एसेट। बताइए रजनीकांत के पास कितने शेयर थे, 200 रुपए। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी बेटा, 200 इंटू 2, 400। और यहाँ पर बेटा कंपनी जो कॉल इन एडवांस का पैसा आया था कुमारी से, याद है ना, कुमारी जो थी हमारी, उन्होंने एंटायर मनी दे दिया था अलॉटमेंट में, यानी फर्स्ट कॉल का पैसा भी कहाँ दे दिया था, अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट में जब रिसीव करा था हमने, तो कॉल इन एडवांस को अपना क्या दिखाया था, लाइबिलिटी। पर जब हम फर्स्ट कॉल के रिसीव में आएंगे तो हम इसी कॉल इन एडवांस के नाम की लाइबिलिटी को एडजस्ट भी कर देंगे। हम कहेंगे कुमारी जी आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप 200 रुपए मत दीजिए, क्योंकि आपने वो 200 रुपए हमें पहले ही दे दिए, और कुमारी भेजेगी भी नहीं, याद रखना। तो जो पहले हमारे लिए लाइबिलिटी था, क्योंकि कंपनी ने वो एडवांस रिसीव कर लिया था, और अब क्योंकि फर्स्ट कॉल में कुमारी पैसा भेजेगी नहीं, तो जिस कॉल इन एडवांस को हमने पहले लाइबिलिटी दिखाया था, क्रेडिट किया था, अब हम उसे डेबिट कर देंगे, लाइबिलिटी को रिड्यूस कर देंगे। तो कॉल इन एडवांस को हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। आपको पता है जब हमें कॉल इन एडवांस किसी भी कॉल में रिसीव होता है, तो उसके लेटर ऑन कॉल्स में रिसीव में हमें वो कॉल इन एडवांस एडजस्ट भी करना होता है, क्योंकि फिर वो शेयर होल्डर आगे की कॉल्स पे पैसा नहीं भेजता। तो जब भेज देता है कॉल इन एडवांस तो कंपनी के लिए लाइबिलिटी होता है, बट लेटर ऑन फिर कंपनी को वो कॉल इन एडवांस एडजस्ट भी करना होता है, लाइबिलिटी को रिड्यूस करना होता है, क्योंकि फिर कंपनी खुद ही आगे उस शेयर होल्डर से पैसा नहीं मांगती है। तो यहाँ पर देखो 18,000 में से 200 रुपए तो कुमारी से नहीं आएंगे, तो कंपनी ने अपनी कॉल इन एडवांस नाम की लाइबिलिटी को यहाँ रिड्यूस कर दिया। कहा कुमारी जी आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, और अब हम लाइबिलिटी रिड्यूस कर रहे हैं। और 400 रुपए बेटा रजनीकांत ने नहीं भेजे, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया है, कॉल इन एरियर। तो बताइए टोटल कंपनी के पास कितने रुपए नहीं आ रहे हैं, 600। तो 18,000 आने थे फर्स्ट कॉल के, ठीक है। 18,000 में से कितने नहीं आ रहे बेटा, 600। तो कितने आ रहे हैं बताओ, 17,400। बैलेंस अमाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा आपके लिए, समझ में आया ना। तो अगर आप 18,000 में से 200 400 लेस करते हो तो बचता कितना है, 17,400। और देखो इसी के साथ ना हमारी ये एंट्री खत्म होती है। तो देखो यहाँ पर ये इजी क्वेश्चन था, आपको यहाँ पर कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस देखने को मिला, और सेम वही कॉल इन एडवांस फिर लेटर ऑन कॉल्स लाइक फर्स्ट कॉल के रिसीव में हमने एडजस्ट किया। तो यहाँ पर मेरे बच्चे देखो कॉल इन एरियर भी देखने को मिला, कॉल इन एडवांस भी देखने को मिला। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर इसके बाद ना बेटा उन्होंने पूछा था कि कॉल इन एरियर अकाउंट भी बनाओ, तो हमने कहा ठीक है। तो देखो अगर हम कॉल इन एरियर का अकाउंट बनाते हैं तो पर्टिकुलर अमाउंट ये फॉर्मेट हो गया, डेबिट एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर देखो कॉल इन एरियर हुआ कहाँ था। अब देखो कॉल इन एरियर हमारे लिए एसेट होता है। अब एसेट जितना बढ़ता है डेबिट, और जितना घटता है क्रेडिट। तो कॉल इन एरियर कहाँ कहाँ हुआ था, देखो कॉल इन एरियर हुआ था कहाँ पे, अलॉटमेंट में, ये देखो शेयर अलॉटमेंट में हुआ था। फिर दूसरा कॉल इन एरियर कहाँ हुआ था बेटा, दूसरा कॉल इन एरियर कहाँ हुआ था, फर्स्ट कॉल में, देखो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में हुआ था। तो क्योंकि कॉल इन एरियर आपके कहाँ कहाँ हुए हैं बेटा, शेयर अलॉटमेंट में, शेयर फर्स्ट कॉल में, तो ये आपके एसेट हो गया। क्या हो गया, कॉल इन एरियर आपका एसेट। पर कॉल इन एरियर आपने करा कहाँ, टू शेयर अलॉटमेंट में, टू शेयर फर्स्ट कॉल में, तो ये डेबिट साइड में आया है, क्योंकि ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। कॉल इन एरियर एसेट है, और जितना एसेट आपका बढ़ेगा उतना आपका ये डेबिट होता चला जाएगा। तो दो ही जगह पे तो कॉल इन एरियर हुआ ना बेटा, शेयर अलॉटमेंट एंड शेयर फर्स्ट कॉल। तो हमने लिख दिया टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल। बताइए अलॉटमेंट में कितने का कॉल इन एरियर हुआ था, 1000। और फर्स्ट कॉल में कितने का हुआ था, 400 का, है ना। तो यहाँ पे 1000 एंड 400, इसको ठीक कर देना बेटा आप। ये शेयर फर्स्ट कॉल का जो कॉल इन एरियर हुआ था 400 हुआ था।
तो अकाउंट का जो टोटल आएगा ना वो भी चेंज कर दो बेटा, ठीक है, ये आ जाएगा 1400। और डेबिट साइड बढ़ी है, डेबिट का टोटल जो होगा वही क्रेडिट का टोटल होगा। और जो बैलेंस बचेगा बेटा इस एसेट अकाउंट का वो क्रेडिट साइड में बचेगा, क्योंकि यहाँ पर डेबिट साइड हायर साइड पे है और क्रेडिट साइड लोअर साइड पे है, तो जो भी बैलेंस बचेगा कैरी डाउन वो आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। कल के दिन यही बैलेंस दोबारा कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, डेबिट से, ठीक है। और ये सोन ऐसे ही चलता रहेगा, और कल के दिन जब कॉल इन एरियर के पैसे आएंगे तो फिर हमारा ये कॉल इन एरियर का एसेट डेबिट से क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मान लो कल के दिन पैसे आते हैं तो फिर ये बाय बैंक अकाउंट कर कर एसेट हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर हमें इसके पैसे मिल जाएंगे। तो यही कॉल इन एरियर जो हमारा एसेट था, पैसे मिलने पे जब कल के दिन हमें इस कॉल इन एरियर के पैसे मिलेंगे तो बाय बैंक अकाउंट करके हम इस एसेट को खत्म कर देंगे, हम मानेंगे हमें इस कॉल इन एरियर के इस एसेट के पैसे मिल गए। फिलहाल अभी पैसे मिले हैं नहीं, अलॉटमेंट में भी और फर्स्ट कॉल में कॉल इन एरियर हुआ है, तो एसेट कॉल इन एरियर रहेगा हमारा और इसका बैलेंस कहाँ बचेगा, क्रेडिट साइड में, ठीक है। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? हाँ, उसके बाद हम नेक्स्ट अकाउंट बना रहे हैं कॉल इन एडवांस का। आप बताइए हमें कॉल इन एडवांस मिला है, ठीक है। तो कॉल इन एडवांस हमें किस फॉर्म में मिला था बताओ? कॉल इन एडवांस हमें मिला था बैंक की फॉर्म में। किस फॉर्म में? बैंक की फॉर्म में। कॉल इन एडवांस हमें मिला था किस फॉर्म में? बैंक की फॉर्म में। भले अलॉटमेंट में मिला था पर बैंक के थ्रू मिला था। तो कॉल इन एडवांस ना हमारी होती है लायबिलिटी, पहली बात बेटा। कॉल इन एडवांस हमारे लिए होती है लायबिलिटी, और जितनी लायबिलिटीज बढ़ती हैं क्रेडिट और जितनी घटती हैं डेबिट होता है। तो कॉल इन एडवांस हमें किसके थ्रू मिला? बैंक के थ्रू, है ना भाई। कुमारी जी ने हमें एडवांस पैसा ही तो दिया बैंक के थ्रू, तो कॉल इन एडवांस के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और 300 रुपीज से हमारा जो कॉल इन एडवांस का नाम का लाइबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। पर हमने इसी कॉल इन एडवांस नाम की लाइबिलिटी को एडजस्ट भी कर दिया था, कहाँ पे मेरे बच्चे? फर्स्ट कॉल में। याद है, फर्स्ट कॉल के रिसीव में हमने इसे एडजस्ट भी कर दिया था, खत्म भी कर दिया था। तो हमने लिख दिया टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और अपनी लाइबिलिटी को क्रेडिट से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, क्योंकि जब लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो वो डेबिट होती है। तो देखो कॉल इन एडवांस को हमने फर्स्ट कॉल में एडजस्ट किया, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल लेकर हमने 300 लिख दिया। तो 300 की पहले लाइबिलिटी अराइज हुई और फिर हमने लेटर ऑन कॉल्स में उसे एडजस्ट किया, तो इस लाइबिलिटी अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं बचा। अगर बैलेंस बचता ना बेटा तो डेबिट साइड में बचता, क्योंकि ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड, तो फिर क्रेडिट फिगर बड़े होते और डेबिट फिगर कम होते। अगर हम फर्स्ट कॉल नहीं मांग रहे होते, लेट बी सपोज, तो फिर हम फर्स्ट कॉल में एडजस्ट नहीं कर पाते, तब तक फिर ये कॉल इन एडवांस हमारी लाइबिलिटी ही दिख रहा होता, और फिर इसका बैलेंस कहाँ दिखाई देता हमें? कैरिड डाउन बैलेंस दिखाई देता कहाँ? डेबिट साइड में। कितना? 300। पर क्योंकि हमने फर्स्ट कॉल मांगी और फर्स्ट कॉल में हमने ये कॉल इन एडवांस एडजस्ट कर दिया, तो ये लाइबिलिटी हमारी खत्म हो गई। टोटल हो गया 300 एंड 300। फिर उसके बाद बेटा हमने बैंक अकाउंट बनाया, फॉर्मेट वही पर्टिकुलर अमाउंट सॉरी, डेबिट एंड क्रेडिट हमने बोथ साइड लिख दिया है यहाँ पर बेटा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट, राइट हैंड साइड में क्रेडिट। बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट हमारा क्या है बेटा? एसेट, एज यूजुअल आपको पता है। बताइए हमें बैंक कहाँ कहाँ दिख रहा है? एक बैंक हमें दिख रहा है एप्लीकेशन में, एक बैंक हमें दिख रहा है, एक बैंक हमें दिख रहा है अलॉटमेंट में, ठीक है। एक बैंक हमें दिख रहा है फर्स्ट कॉल में, कहाँ? फर्स्ट कॉल की एंट्री में, है ना। फर्स्ट कॉल में दिख रहा है। तो हमारे पास तीन बार बैंक आया है, मतलब 3 बार बैंक में पैसे आए हैं। एक आया है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से, एक आया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से, एक आया इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल से। तो जो हमारा बैंक अकाउंट है ना बेटा, वो हमारा एसेट होता है। एसेट जितना बढ़ता है डेबिट, जितना पैसा आएगा डेबिट, जितना जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पर ना देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में कितने पैसे आए बेटा? 36। तो देखो हमने यहाँ लिख दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 36। फिर उसके बाद हमारे पास अलॉटमेंट में बैंक अकाउंट में कितना है? 44,200। तो बेटा इसको थोड़ा सही कर देना आप, तो ये आएगा 44,200, ठीक है। और फर्स्ट कॉल में हमारे पास कितना आया बेटा बैंक में? 17,400। तो देखो हमने यहाँ पर लिख दिया 17,400। अब अगर हम इसका टोटल करते हैं ना बेटा, तो इसका टोटल कर कर ये आता है 97,600, ठीक है, 97,600। तो जो डेबिट का टोटल होगा वही क्रेडिट का भी टोटल होगा, क्योंकि ये एसेट अकाउंट है, यहाँ पर डेबिट साइड हायर साइड पे है और क्रेडिट साइड लोअर साइड पे। तो जो बैलेंस भी बचेगा ना वो कहाँ बचेगा? क्रेडिट साइड में।
600। बोलो क्लियर हो गया? इसको ठीक कर देना आप, थोड़ा सा मुझसे राइटिंग मिस्टेक हो गई तो आपसे ठीक कर देना, ठीक है? मैंने से ठीक कर दिया, तो अब आप इसको जब नोट करोगे तो सही सही कर देना। ठीक है, चलो ये भी हो गया हमारा। चलो, अब इसके बाद हम लास्ट में बनाएंगे बेटा अपनी बैलेंस शीट, जो कि इन्होंने हमसे बैलेंस शीट बनाने के लिए भी बोला था। अब देखो बैलेंस शीट बनानी तो बड़ी आसान है। सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखते हैं, यहाँ पर आप कंपनी का नाम चेंज कर देना बेटा। हमारी कंपनी का नाम है इन्फोसिस, ठीक है? इन्फोसिस लिमिटेड, ठीक है? मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, इन्फोसिस लिमिटेड। और शेड्यूल थर्ड पार्ट फर्स्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि हमारी जो बैलेंस शीट बनती है वो कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल थर्ड और पार्ट फर्स्ट में बनाई जाती है। बैलेंस शीट एज ऑन एक्सट्रैक्ट, और यहाँ पर बेटा पर्टिकुलर नोट नंबर और अमाउंट, और यहाँ पर सबसे पहले हम शो करेंगे किसको, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज को रोमन नंबर्स में। और जो सबसे पहले लाइबिलिटीज दिखाई जाती है बेटा वो इंटरनल फंड्स यानी शेयर होल्डर फंड्स को शो किया जाता है। शेयर होल्डर फंड को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है बेटा, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो हमने ए बी में इसको सॉल्व किया। आपको पता है बेटा शेयर कैपिटल का हम नोट नंबर बनाते हैं, तो नोट्स टू अकाउंट्स में हमने जो पहला नोट नंबर बनाया वो किसका बनाया, शेयर कैपिटल का। नोट्स टू अकाउंट्स में वही फॉर्मेट रहेगा, पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल, फिर इशूड, फिर सब्सक्राइब। तो बताइए ऑथराइज कितना, मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट कितनी थी बेटा शेयर इशू करने की, 10,500 शेयर की, और हर एक शेयर हमारा कितने का था, ओरिजिनली 10 रुपए का। तो 10,500 इक्विटी शेयर ऑथराइज करने की हमारे पास परमिसेबल लिमिट है। हर एक शेयर हमारे 10 रुपए का है, तो 10,500 के मल्टीप्लाई करो 10 के साथ, कितना आएगा, 1,05,000। इशूड शेयर कैपिटल, कंपनी ने इशूड कितने शेयर करे थे बेटा, 9,500 शेयर्स, है ना? तो 9,500 शेयर्स इक्विटी शेयर इशू करे थे एट द रेट ₹10 ईच। ये भी फेस वैल्यू पे थे 10 ईच, ठीक है? तो 9,500 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो ये आएगा 95। नेक्स्ट है सब्सक्राइब, कि जनता ने कितने सब्सक्राइब करे। तो देखो जनता ने सब्सक्राइब करे 9,000, पर अपने आप से एक सवाल करो, क्या जनता ने सारे पैसा भेजा है 9,000 शेयर पे, सबने पैसा भी दिया है? तो देखो कुमारी के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि कुमारी ने तो उल्टा एडवांस ही भेजा था। बट दिक्कत किसके साथ थी, रजनीकांत के साथ। रजनीकांत के पास 200 शेयर्स थे और उसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो इसलिए ना यहाँ पर कंपनी के पास अभी सारा पैसा नहीं आया है। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के अंदर लिखेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। और यहाँ पे 9,000 शेयर जनता ने सब्सक्राइब करे थे 10 रुपए ईच के साथ। नहीं सर, 11 रुपए पे। तो याद रखो वो 1 रुपए रेपुटेशन का है, वो कंपनी का फायदा होता है, वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है, उसका शेयर से कोई लेना देना नहीं है। अब आपको समझ में आया कि क्यों मैं अलॉटमेंट में 4+1 कर रहा था, क्योंकि प्रीमियम का पैसा ऑल टुगेदर एक डिफरेंट बोलते हैं ना कंसेप्ट होता है, वो कंपनी के लिए इनकम होता है। पर शेयर का पैसा ना कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है, क्योंकि कंपनी को ओनरशिप देनी होती है। इसलिए याद रखो कि यहाँ पर जब मैं शेयर कैपिटल को एक्सप्लेन कर रहा होता तो प्रीमियम को कंसिडर नहीं करते। तो 9,000 शेयर पे 10 रुपए की फेस वैल्यू के साथ कंपनी के पास आना चाहिए था 90,000 रुपए जनता से, सब्सक्राइब होना था 90,000। बट यहाँ पे कॉल इन एरियर कर दिया भाई जी, किसने, आपके रजनीकांत ने। तो अलॉटमेंट में कितना कॉल इन एरियर किया, रिसीव में 1,000 रुपीज़ का, और फिर कॉल इन एरियर जो करा है 400 रुपीज़ का फर्स्ट कॉल में रजनीकांत ने। तो टोटल कितना करा है, 1,400। तो यहाँ पे ना मेरे बच्चे 1,400 का कॉल इन एरियर आप लेस कर दीजिए, ठीक है? इसको ठीक कर दो, ठीक है? तो ये सही करोगे तो पता है कितना आएगा, ये आएगा 88,600, ठीक है? और ये जो 88,600 का जो अमाउंट आएगा ना बेटा, फिर हम इसको सेम ट्रांसफर कर देंगे बेटा, कहाँ, शेयर कैपिटल में। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? हाँ। पर कंपनी को यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस का फायदा भी हुआ है बेटा। तो रिजर्व एंड सरप्लस में फायदा किस नाम से हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से। बताओ कंपनी ने कितने शेयर इशू करे थे, 9,500, पर जनता ने कितने सब्सक्राइब करे, 9,000। तो 9,000 ही मेन है जो जनता सब्सक्राइब करती है। तो 9,000 शेयर पे कंपनी ने कितने रुपए का प्रीमियम मांगा, 1 रुपए का। 9,000 इंटू 1 करते हैं तो 9,000 का प्रीमियम आ जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट भी कितना था, 9,000। और हमने देखो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को दिखा भी कितना दिया, 9,000। तो देखो आज के क्वेश्चन में ना हमने देखो जनरल पास करी, ठीक है? मैंने बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीजें समझा दी है, ठीक है? घर में जाकर क्या करना है, इसका रिवीजन। हमने आज की क्लास में कॉल इन एरियर अकाउंट भी बनाया, कॉल इन एडवांस अकाउंट भी बनाया, बैंक अकाउंट भी बनाया, और हमने आज की क्लास में बेटा अपनी बैलेंस शीट भी ड्रॉ करी।
ठीक है, बैलेंस शीट भी ड्रॉ करी। तो आप ना इस क्वेश्चन को अगर नोट करना चाहते हो तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो, इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स में 3 to 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, जहां पर या तो ये आपसे बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलेगा, या तो ये आपसे कॉल इन एरियर कॉल इन एडवांस बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा। तो आपको आना चाहिए। और खैर जर्नल एंट्री तो आपकी टिप पे होनी ही चाहिए, क्योंकि जर्नल एंट्री ही सबसे मेन है यहाँ पर, क्योंकि जनरल एंट्री तो पूछी ही जाती है, पर उसके साथ साथ एडिशनली कॉल इन एरियर का अकाउंट, कॉल इन एडवांस का अकाउंट, कभी कभी ये बैंक अकाउंट भी पूछ लेते हैं, कभी कभी ये बैलेंस शीट बनाने के लिए भी पूछ लेते हैं। तो आपको यहाँ पर बोलते हैं ना कि सारी चीजें प्रिपेयर करनी आनी चाहिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करा दिया आपको, कि कभी ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब इसको कॉपी कर लो बेटा, क्वेश्चन को, ये इसका जनरल एंट्री का आंसर है, इसको भी कॉपी कर लो। ठीक है, इसको भी आप कॉपी कर लो। लो मैंने थोड़ा जूम कर लिया। ठीक है, तो अलॉटमेंट तक आप इसको कॉपी कर लो, और ये आपके फर्स्ट कॉल की एंट्री है। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लेना। फिर इसके बाद बेटा आपका ये कॉल इन एरियर अकाउंट, कॉल इन एडवांस अकाउंट आए, बैंक अकाउंट, आप इसको भी कॉपी कर लेना। और ये है आपकी बैलेंस शीट, तो आप अपनी बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर लेना। ओके, ठीक है, चलो तो हमारा ना बेटा आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है, बट आपके लिए एक होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको करना है, सारा का सारा सेम वैसा ही क्वेश्चन है बेटा, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कराया है, सेम वैसा ही है। बस फर्क इस बात का है मेरे बच्चे कि यहाँ पर प्रीमियम नहीं है, ये क्वेश्चन पार पे इशू करा है, तो ठीक है प्रीमियम नहीं है। तो जब हम अलॉटमेंट ड्यू कर रहे थे तो प्रीमियम को अपनी इनकम दिखा रहे थे ना ड्यू में, तो बस अब ये प्रीमियम वाला कंसेप्ट नहीं रहेगा, बाकी सारा सेम है। बोलो, क्या ये क्वेश्चन डुएबल है, किया जा सकता है? सर आराम से किया जा सकता है। तो ये होमवर्क है, ये खुद करना है, इसको कॉपी कर लेना, पॉज कर लो वीडियो, इसको कॉपी कर लो और इसका आंसर कर लेना। ठीक है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कितना आया कितना नहीं आया। कोई प्रॉब्लम है दोबारा से मेरी वीडियो देखना, दोबारा से समझना कि मैंने क्या क्या यहाँ पर बोला है आपके साथ। ठीक है, चलो तो आज की क्लास बेटा हम यहीं पे ही फिनिश करते हैं। ठीक है, आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अब मैं जब आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा तो ऑल टुगेदर एक नए कंसेप्ट के साथ मिलूंगा, जो कि इशू ऑफ शेयर के ही अंदर होगा, बट एक नए कंसेप्ट के साथ मिलूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हो सके तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने क्लासमेट्स के बीच में। ठीक है, जिससे कि आपका तो बोलते हैं ना कि अच्छा मार्क्स आए आए, बट आपके फ्रेंड्स के, ठीक है, आपके क्लासमेट्स के, जिनको भी लगता है बेटा एक अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और अगर मैं उनके काम आ सका, आपके काम आ सका, तो उससे बड़ा रिवॉर्ड मेरे लिए और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, sayonara।